हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आप लोगों को देश के नाम पत्र का अभ्यास कराने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें आप लोग को मौखिक आंसर देना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका, यह पत्र किसने किसको लिखा है। यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो यह पत्र किरण ने हर्ष को लिखा है। दूसरा हमारा है पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो पत्र लिखने वाले का पता हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो उसमें पत्र लिखने वाले का पता दिया गया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे पत्र लिखने वाले का पता, मात्र छाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। कब से पत्र लिखा गया है, किस डेट को, दिनांक 24/12/2011। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पत्र में क्या वर्णन किया है। तो पत्र में देश के लिए 10 मिनट है का वर्णन किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है। तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। दूसरा है हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। तीसरा है हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। तो इसको आप लोग करके मेरे पास भेजेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा तीसरा प्रश्न, शब्दों को उचित क्रम में, यहाँ पर देखेंगे शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, में सफाई खुदाई है। तो इसका सेंटेंस बनेगा सफाई में खुदाई है। दूसरा है मेरा महान भारत, सेंटेंस बनेगा मेरा भारत महान। तीसरा नंबर है लेना और दहेज पाप देना है। उचित सेंटेंस क्या बना, दहेज लेना और देना पाप है। फोर्थ नंबर है हमारा आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। इसका हमारा सेंटेंस बनेगा आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो ये चर्चा करना है। तो आपको ये चर्चा कहाँ करेंगे, क्लास में करना था। तो आप इसको अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे। और दहेज एक दूसर इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। ये भी आपको अपना मत प्रस्तुत करना है। और लास्ट वाला है 6 नंबर, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताएं। तो बताओ बच्चों, आप पत्र कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आओ देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चों अपना पता। तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। इसके बाद है दिनांक, संबोधन। तो यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, कैसे आप संबोधित करेंगे, किस प्रकार संबोधित करेंगे, जैसे प्रिय, मित्र। आगे है आपका अभिवादन। अभिवादन में आप क्या करेंगे, प्रिय मित्र।
पत्र लिखने का कारण क्या है, आप किस वजह से पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को किस वजह से पत्र लिख रहे हैं। इसमें 6 नंबर है पत्र का विषय वस्तु, टाइटल क्या है पत्र का वो आप लिखेंगे। और 7 नंबर है अन्य समाचार, आप जैसे अपने भाई बहन के बारे में जो हालात बताते हैं या फिर थोड़ा देश के बारे में जो भी आप बात बताते हैं वही क्या है आपका अन्य समाचार है। पत्र के समाप्ति पर आप किस प्रकार लिखते हैं, तो पत्र के समाप्ति पे अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर होगा अभिन्न हृदय या तुम्हारा मित्र जो भी नाम है, और लास्ट में आपका होगा संबंध। संबंध क्या है आपका, संबंध में जैसे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा मित्र किरण, जो भी नाम है आपका, पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र किरण, जो भी नाम है। ठीक है बच्चों, तो आगे है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय हम नोट्स में लिख के आप लोग के पास PDF भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये आपको एक लेटर अलग से लिखना है कि जीवन में सफाई का क्या महत्व है, उसके बारे में आप अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे। यहाँ पर 3rd नंबर है निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। तो आप लोग को मैं क्लास में ही बताई थी कि आसन्न भूतकाल, संदिग्ध, अपूर्ण, क्या क्या आपके भूतकाल में कितने भेद होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर बने रहिए। देखिए बच्चों, काल, काल जिसको हम टेंस कहते हैं, तो काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके घटने के या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध भी काल द्वारा ही होता है। अतः कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, आदित्य ने किताब पढ़ी। यहाँ पर आपको बीते समय का बोध हो रहा है कि आदित्य ने किताब पढ़ी। दूसरा है आदित्य किताब पढ़ रहा है, यानी कि कार्य क्या है, अभी चल रहा है, पढ़ने का कार्य चल रहा है। और 3rd नंबर है आदित्य किताब पढ़ेगा। आदित्य ने भी किताब पढ़ी नहीं है, बल्कि आदित्य क्या करेगा, अभी किताब को पढ़ेगा। आने वाले समय का बोध यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि काल के भेद, काल के भेद, तो काल के कितने भेद हैं, काल के हमारे 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तो भूतकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। ठीक है बच्चों, उदाहरण देख लेते हैं। सोनू निगम ने गाना सुनाया। दूसरा है माँ कपड़े धो रही थी। सोनू निगम ने गाना सुनाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भूतकाल में क्रियाओं के संपन्न होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, और क्रियाओं के संपन्न होने के समय का जो अंतर हमें पता चल रहा है वो हमारा क्या होता है, भूतकाल। ठीक है, आगे हम देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद, तो यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। आप लोग इसी के बारे में जानना चाहते थे तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखेंगे सामान्य भूतकाल। ठीक है, यहाँ पर सामान्य भूत, जहाँ क्रिया बीते हुए समय में सामान्य रूप से घटित हुई हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, अनुज ने भजन सुनाया। अनुज ने भजन सुनाया,
दूसरा है अनुपमा विद्यालय गई। यहाँ पर सुनाया और गई क्रियाओं के बीते हुए समय का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है। हमारा दूसरा नंबर है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चला कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह हमारा क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, सुगंधा गिटार बजा रही थी, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था। तो यहाँ पर अभी कार्य जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आपका अपूर्ण भूतकाल है। अगला है आपका पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे सन 1990 में मेरा जन्म हुआ था। दूसरा है रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई थी। तो यहाँ पर जन्म हुआ था और रेलगाड़ी स्टेशन पे आ गई थी। क्रियाओं से बोध होता है कि कार्य जो है भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। आसन्न भूतकाल में क्या है, आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ है समीप या निकट, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने उठते ही कपड़े धो लिए हैं, मैंने उठते ही कपड़े क्या किए, धो लिए हैं। और दूसरा है हमारा, माँ अभी अभी हरिद्वार से आई है, माँ अभी अभी हरिद्वार से आई है। तो इसमें क्या है, धो लिए और आई है, क्रियाओं से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अगला है हमारा संदिग्ध भूतकाल। तो बीते हुए समय में, संदिग्ध भूतकाल, बीते हुए समय में जिस काम में होने के विषय में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। वहाँ पर क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। पहला नंबर है, पिताजी आगरा से आ चुके होंगे। जानकारी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है कि पिताजी आ गए हैं या नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। फिल्म समाप्त हो गई होगी, टाइम का पता नहीं है हमें, तो फिल्म समाप्त हुई है कि नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारा संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। आपका 6 नंबर है हेतु मद भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के कारण न हो सका, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। पता नहीं वर्षा होती तो फसल अच्छी होती कि न होती, ये हमें पता नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दूसरा है, यदि तुम घर आते तो सबसे मिल लेते। दूसरा है, यदि तुम घर आते तो सबसे मिल लेते। तो यहाँ पर होती, आते, मिल लेते आदि क्रियाएं एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हैं, अतः ये हेतु मद भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब सेकंड हमारा क्या है, वर्तमान काल। सेकंड नंबर है वर्तमान काल। अभी आप लोगों ने भूतकाल के भेद के बारे में पढ़ा, अब हमारा क्या है, सेकंड नंबर वर्तमान काल। तो यहाँ पर है, क्रिया के जिस रूप या द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उस काल को वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे माँ दादी की सेवा करती हैं, यहाँ पर माँ दादी की सेवा करती हैं, यानी कि कार्य चल रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, मतलब जो आज काम शुरू है वो चल रहा है, वही हमारा क्या होता है, वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भी भेद हैं, जैसे आपने भूतकाल के भेद पढ़े, उसी प्रकार से हमारे वर्तमान काल के भी भेद हैं। यहाँ पर है आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा क्या है हमारा संदिग्ध वर्तमान
काल। अब देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पहला हमारा जैसे इसमें सुजाता पुस्तक लिखती है, सुजाता पुस्तक लिखती है, लिखने का कार्य जारी है। बच्चे छत पर खेलते हैं, खेलने का भी कार्य जारी है, इसलिए हमारा क्या ये होगा सामान्य वर्तमान काल। सेकेंड नंबर है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आकाश और देव पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाने का कार्य जारी है, पूरा नहीं हुआ है। सुभद्रा स्वेटर बुन रही है, कार्य क्या है, पूरा नहीं हुआ है। तो उड़ा रहे हैं तथा बुन रहे हैं क्रियाओं से ज्ञात होता है कि क्रियाएं अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी हो रही है, इसलिए ये क्या है आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में क्रिया के होने का संदेह हो उससे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। सचिन अभी पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है कि नहीं ये कंप्लीट नहीं है, तो संदिग्ध संदेह में है। माँ मंदिर से आ चुकी होंगी, अभी हमने माँ को देखा नहीं, मंदिर से आ गई हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें संदेह हो रहा है, इसलिए ये क्या आप इसे क्या कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, या आपका लास्ट है इसमें भविष्यत काल। भविष्यत काल, इसके भी भेद हैं, भविष्य काल के भी क्या हैं भेद हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह आने वाले समय में होगी उसे हम क्या कहते हैं भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम आज मैच खेलेंगे, अरुणिमा परीक्षा देने दिल्ली जाएगी, यहाँ पर खेलेंगे जाएगी ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर खेलेंगे और जाएगी क्रियाओं से आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। आइए भविष्य काल के भेद की भी जानकारी लेते हैं। तो भविष्य काल के कितने भेद हैं यहाँ पर हम देखेंगे। भविष्य काल के भेद सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमद भविष्य काल। तो यहाँ पर नंबर 1 देखेंगे सामान्य भविष्यत काल। जब कोई कार्य भविष्य में होना, जब कोई कार्य भविष्य में होना निश्चित हो तथा सामान्य ढंग से हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण जैसे लता जी फिल्म में गीत गाएंगी, लता जी फिल्म में गीत गाएंगी। दूसरा है अध्यापिका नया पाठ पढ़ाएंगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लता जी फिल्म में गीत गाएंगी, और ये भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं कि अध्यापिका नया पाठ पढ़ाएंगी। ठीक है, हो सकता है नया ना पढ़ाए हम क्या करें पुनरावर्तन स्टार्ट कर दें, फिर से पाठ को दोहराएं। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे इसमें क्या है संभाव्य भविष्यकाल। जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना पाई जाए संभाव्य भविष्यकाल होता है। उदाहरण देख लेंगे इसका। शायद कल हम अक्षरधाम मंदिर घूमने जाएं। दूसरा है संभव्य है मुझे पुरस्कार मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संभाव्य भविष्यकाल की क्रियाएं क्या हो रही हैं कंप्लीट नहीं हो रही हैं, क्योंकि वे भविष्य में होने वाली हैं। तो यहाँ पर क्रियाओं के उसके भविष्य में होने की संभावना का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है संभाव्य भविष्यकाल। लास्ट है हमारा हेतुमद भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि आने वाले समय में होने वाला कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा तब उसे हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। इसमें होने वाली क्रिया किसी कारण या शर्त पर निर्भर करती है। तो यदि तुम बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊँगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। ये क्या है ये क्रियाएं होती हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका हेतुमद भविष्यत काल होगा। इसी से रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं आपको क्या करना है उनको पता लगाना है कि ये कौन सी वर्तमान काल की क्रियाएं हैं या फिर भूतकाल की। ठीक है,
ओके बच्चों, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये क्या करना है, वाक्य के काल आपको पहचानना है। तो मैंने आपको सभी कालों के बारे में बता दिया है और इसको आप पहचान के यहाँ पर लिख लेंगे या फिर नोट्स में लिख के मुझे भेज देंगे। मैं कल अंबाजी गया था, कोई गाना गा रहा है, आज ठंड ज़्यादा होगी, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। दूसरा भी आपका क्या है, काल परिवर्तन कीजिए। तो मैं बाजार गया, आपको भविष्य काल में इसका क्या परिवर्तन करना है, मैं बाजार गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बाजार जाऊँगा। ठीक है। दूसरा है मंदिर में पूजा होगी। तो यहाँ पर क्या है, आपका भूतकाल है। तो मंदिर में पूजा होगी का क्या हो जाएगा, मंदिर में पूजा हुई थी। शिमला में हिमवर्षा हुई। तो ये आपको क्या करना है, भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो कोष्टक में जो दिया गया है आपको उसी के अनुरूप इस सेंटेंस को परिवर्तित करना है। तो शिमला में हिमवर्षा होने वाली है। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल है, में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। आगे हमारा है भाषा सज्जता। पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ क्या है, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। वाक्य देखिए, यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। दूसरा है हमारा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब हो जाएगा अधिक मेहनत लाभ कम। मेहनत तो हमने बहुत किया, पहाड़ जैसा बड़ा विशाल पहाड़ के मैंने खोद लिया, लेकिन जो है हमें उससे कम लाभ मिला। यहाँ पर वही आपको दिया गया है, ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आपका नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको उसी के अनुरूप आगे क्या करना है, कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझाइए। देखिए क्या है, चाँद पर थूका मुंह पर गिरा। इसका हम अर्थ देखते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ है, चाँद पर थूका मुंह पर गिरा। इसका अर्थ होगा भले लोगों की बुराई करोगे तो तुम खुद ही बदनाम होंगे। इसका वाक्य क्या है, जो पंडित रामलाल की विद्वता पर शक करता है वह अपनी कमी को छुपाता है। ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर है छोटा मुंह बड़ी बात। तो यहाँ पर क्या है, योग्यता से बढ़कर बोलना। योग्यता से बढ़कर बोलना। इसका वाक्य प्रयोग है, क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद से ही वरुण सबको क्रिकेट की बारीकियां ऐसे समझाता है मानो सचिन तेंदुलकर हो। इसे कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात। अगला है दूर के ढोल सुहावनी। इसका अर्थ क्या है, दूर से चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। दूर से चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है दूर से चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। इसका आपका वाक्य प्रयोग होगा, गांव में रहते हुए तुम्हें शहर का जीवन बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आपका 4th नंबर है दोनों हाथों में लड्डू। तो दोनों हाथों में लड्डू का अर्थ क्या हो जाएगा, हर प्रकार से लाभ। हर प्रकार से लाभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, हर प्रकार से दोनों हाथों में लड्डू होना,
हर प्रकार से लाभ। तो वाक्य हमारा बनेगा रमेश को कारोबार में तो तरक्की मिल ही रही थी और क्या हुआ? रमेश को कारोबार में तो तरक्की मिल ही रही थी और आज उसकी लॉटरी भी लग गई। ठीक है, लास्ट वाला हमारा क्या है? सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है बिना हानि उठाए काम होना। वाक्य प्रयोग होगा पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया ताकि पढ़ाई भी हो जाए और कुछ कमा भी लूँ। यानी सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। ठीक है बच्चों, तो आज योग्यता विस्तार के बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। डॉक्टर कलाम के अगन पंख विजन 2020 पुस्तकें आपको क्या करना है? पढ़ना है। डॉक्टर कलाम के प्रेरक प्रसंग को आपको पढ़ना है। बच्चों से हस्तलिखित पत्र, हस्तपद आदि एकत्रित करवा कर उसका पठन करवाइए एवं उसका महत्व समझाइए। ये आप लोग जो है देख लेना, इसको देख लेना क्या है इसमें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट करके मुझे पुनः भेज देना।